360 में ज़िल्म खलीलज़ाद पेश हों, अरकान कांग्रेस का अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुतालबा। इसराइल में पार्लिमानी इंतखाबात का दिन। एक्सट्रीमिस्ट जो है सिर्फ वो नहीं है जिसने बंदूक उठा रखी है, एक्सट्रीमिस्ट वो भी है जो किसी की बात सुनने के लिए आमादा नहीं है। और पाकिस्तान के तालीमी इदारे क्यों इंतहा पसंदी की जड़ें नहीं काट पा रहे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब ज़िल्म खलीलज़ाद तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर की तैयारी कर रहे हैं, जबकि तालिबान ने अमरीकी फौजियों पर ताज़ा तरीन हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस हमले में 3 अमरीकी फौजी और 1 अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर हलाक हुए। हमला, जिसमें 3 अमरीकी भी जख्मी हुए हैं, काबुल से 50 किलोमीटर दूर शिमाल में वाक़े बग्राम एयरबेस के नज़दीक सड़क किनारे बम नस्ब करके किया गया। बग्राम एयरबेस अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फौजियों का मरकजी अड्डा है। इस साल अब तक अफगानिस्तान में 7 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमरीकी खुसूसी मंदूब ज़िल्म खलीलज़ाद अफगानिस्तान के दौरे पर हैं। कांग्रेस के अवामी नुमाइंदगान की कमेटी बराए खारिजा उमूर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पेओ को ख़त लिखा है, जिसमें उन्हें अफगानिस्तान में जारी सिफारती कोशिशों के बारे में कमेटी को मुकम्मल तौर पर आगाह न करने पर बरहमी का इजहार किया गया है और ये मुतालबा किया गया है कि अफगानिस्तान के लिए खुसूसी मंदूब ज़िल्म खलीलज़ाद कमेटी के सामने पेश हों। इस वक्त हम चलेंगे अमान अजहर की जानिब, जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। अमान, क्या तफसीलात हैं इस खत की? सारा ये ख़त कल यानी कि अप्रैल 8 को ये ख़त कमेटी बराए ख़ारिजा अमूर अवामी नुमाइंदगान की जो कमेटी है उसकी जानिब से लिखा गया सेक्रेटरी पोम्पेओ को, और उसमें ये बेसिकली पॉइंट बनाया गया कि कमेटी के मेंबरान की बाज़ाब्ता दरख्वास्तों के बावजूद ज़िल्म खलीलज़ाद जो अफ़गानिस्तान के लिए अमरीकी मावन खुसूसी हैं वो कमेटी के सामने पेश नहीं हो रहे। ये भी कहा गया कि उनकी जानिब से फरवरी में ख़त लिखा गया था जिसका स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया, और ये कि सेक्रेटरी पोम्पेओ भी इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, जिसकी वजह से इस कमेटी की आईनी जिम्मेदारियां मुतासिर हो रही हैं। एक बड़ा पॉइंट तो इसमें यह था, ज़बान इस खत की अगर हम देखें तो खासी सख्त थी, और उसमें यह भी कहा गया कि पिछली जो टेस्टिमनी थी वज़ीर ख़ारिजा सेक्रेटरी पोम्पेओ की 27 मार्च को, उसमें उन्होंने गलत बयानी से काम लिया जब उन्होंने ये कहा कि जो खुफिया मामलात हैं उसके ऊपर वो कमेटी को ब्रीफिंग देने का मजाज नहीं है, जबकि इस खत में पेश कहा यह गया कि पिछले अदवार में बाकायदगी से ऐसा होता रहा है। और आखिरी बात यह कि फौरी तौर पे इस मामले की संगीनी को देखते हुए सेक्रेटरी पोम्पेओ अपनी जो पोजीशन है उसको तब्दील करें और इस बात को इंश्योर करें कि अगली दफ़ा जब ज़िल्म खलीलज़ाद अमेरिका आएँ तो उनके आमद के 7 दिन के अंदर वो कमेटी के सामने पेश हों और इस मामले में ब्रीफिंग दें। ठीक, तो ये तो थी खत की डिटेल्स। तो वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पेओ का क्या रद्द-ए-अमल रहा है इस इशू पे, और क्या इस खत के बाद भी कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है अब तक? अभी फ़िलहाल तो इस हवाले से कोई बाकायदा कोई वर्शन स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से तो सामने नहीं आया। अलबत्ता 27 मार्च की जो इस हवाले से एक टेस्टिमनी थी जिसके सामने माइक पोम्पेओ इस कमेटी के सामने पेश हुए, उसमें उन्होंने यही मौका। अब इस अमरीकी इक़दाम के जवाब में ईरान ने मशरिक़ वस्ता में काम करने वाली अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड को दहशतगर्द तंजीम और अमरीकी हुकूमत को दहशतगर्दी का स्पॉन्सर करार दे दिया है। आज इसराइल में इंतखाबात का दिन है। मौजूदा वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं मरतबा वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए मैदान में उतरे हैं और उनके मुकाबले पर सबसे अहम उम्मीदवार हैं इसराइली आर्मी के साबिक आला ओहदेदार बेनी गैंट्स। 4 मरतबा वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने वाले 69 साल बेंजामिन नेतन्याहू दाएं बाजू की लाइकुद पार्टी के कायद हैं। वो वज़ीर दिफा भी हैं और फ़लस्तीनी इलाकों की तरफ सख्त मौक़िफ़ रखने पर मिस्टर सिक्योरिटी भी कहलाते हैं। इस वक्त वो बदनवानी के इल्ज़ामात का सामना भी कर रहे हैं। सदर ट्रंप से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इनके हालिया दौर में ही अमेरिका ने जेरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया और फिर मुतनाज़ा गोलान हाइट्स पर भी इसराइल की ही अमलदारी तस्लीम की। नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो अगर जीत गए तो मगरबी किनारे में कायम यहूदी आबादियों का भी इसराइल के साथ इल्हाक शुरू कर देंगे। आलमी बरादरी इन आबादियों को गैर कानूनी करार देती है। दूसरी जानिब इसराइल के इंतखाबात में हम देखते हैं कि दाखिली सिक्योरिटी खास तौर पर एक बहुत अहम मौजू होती है। तो नेतन्याहू के मद्दे मुकाबिल 59 साला बेंजामिन बेनी गैंट्स, जो कि सेंट्रिस्ट जमात ब्लू एंड वाइट पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, इसराइली मिलिट्री के इनफैक्ट साबिक चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। 2012 और 2014 में गजा की जो लड़ाई हुई उसे वो अपने दौर की बड़ी कामयाबी के तौर पे पेश करते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि 2014 की लड़ाई में 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जबकि 70 के करीब इसराइली फौजी हलाक हुए थे। अब इसराइली पार्लियामान जिसे क्नेसेट कहा जाता है उसकी 120 सीटें हैं। इनके लिए वोटर्स उम्मीदवार नहीं बल्कि जमातों को वोट देते हैं
اور حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت یا اتحاد کو 61 سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے انتخابات میں 40 کے قریب جماعتیں اور دھڑے حصہ لے رہے ہیں۔ ان انتخابات کی اہمیت کیا ہے، اسرائیل میں سیاسی سوچ کس طرف جاری ہے، اور پھر ایران کے خلاف امریکہ کا نیا اقدام بھی کیا معنی رکھتا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن میں قائم امریکن یونیورسٹی کے سینٹر فار اسرائیلی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مائیکل برینر سے۔ ڈاکٹر برینر، ویلکم ٹو ویو 360۔ So, Prime Minister Netanyahu is looking at an unprecedented 5th term. What would it mean if he wins, and what would his loss indicate? Well, for him, it first would mean he would be the longest-serving prime minister in Israel's history. He would be longer in office than the first prime minister and founder of the state, David Ben-Gurion. For Israel, it would mean probably a continuation of the policy and politics of today, which for many Israelis means stability and security, but for many Israelis also means not much movement in the peace process and facing a prime minister who will be indicted for corruption charges. Alright, so ڈاکٹر برینر نے کہا کہ اگر نیتنیاہو کے لیے خاص طور پہ ان انتخابات کی کیا اہمیت ہے، اگر وہ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا، تو ایک تو یہ کہ اگر وہ جیت گئے تو وہ 5ویں مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے اور لانگسٹ سرونگ وزیر اعظم ہوں گے اسرائیل کے۔ اگر وہ جیتتے ہیں تو ایک طرح سے اسرائیلی عوام کے لیے یہ پالیسیوں کا تسلسل ہوگا اور استحکام کی علامت بھی ہوگی، لیکن دوسری جانب امن عمل جو فلسطین کے ساتھ ہونا ہے اس میں کسی قسم کی پیش رفت کی توقع پھر نہیں کی جائے گی۔ ڈاکٹر برینر، in terms of the peace talks with the Palestinians, most Israeli elections have been about potential peace deal with the Palestinians, but we're looking at the elections this time and it does not look like the top priority, does not look like a hot topic in the elections. Why do you think that's the case? Actually, I think that has been the case in previous elections too. Many Israelis look, as people in other countries, to their economy, they look to social issues and others. So it's not only the peace process that it's decisive, but what is different now is that the peace process has been stalled for quite a long time, and many Israelis have been frustrated or they don't care because everyday life in Israel is pretty stable. But I think, again, Israel is a very divided country. About half of the people are not happy with this, and that's why this time the challenging party, Blue and White Party, is probably the most serious challenger Netanyahu has faced so far. All right. سو ڈاکٹر برینر نے ہمیں بتایا کہ نہ صرف یہ کہ اس سال کے انتخابات میں فلسطین کے ساتھ کسی قسم کے امن معاہدے کے بارے میں بات چیت نہیں ہو رہی، بلکہ اب یہ ٹرینڈ سا بن گیا ہے۔ کچھ پچھلے انتخاب میں بھی یہی دیکھا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح اسرائیل کے بھی جو عوام ہیں وہ معیشت اور سماجی مسائل کو اہمیت دے رہے ہیں، وہ ان کی ترجیحات میں شامل ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امن عمل ویسے ہی پچھلے کچھ سالوں سے رکا ہوا ہے اور عام اسرائیلی جو ہیں وہ اس پروسیس سے کچھ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، کچھ تنگ آ گئے ہیں، لیکن اور ان کے لیے روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ بڑی حد تک مستحکم ہی ہے، سو ان کے لیے ایک بہت بڑی پرائیورٹی نہیں ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیل بہرحال ایک بٹا ہوا معاشرہ ہے، وہاں پہ بھی سیاسی سوچ جو ہے وہ صرف ایک ہی نوعیت کی نہیں ہے، مختلف سوچ ہے لوگوں کی، اور لوگ خوش بھی نہیں ہیں اسی وجہ سے کہ کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو پا رہی امن عمل پہ، اور اسی لیے اس وقت جو پرائم منسٹر نیتنیاہو کے جو سب سے بڑے آپ کہہ لیجئے کہ مد مقابل ہیں بینی گینٹس، وہ اس کو ایک ایشو بنا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ ان کو بھی ووٹ دینے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ So, Dr. Brenner, one other thing that happened just within the last 24 hours is how the American administration declared the Revolutionary Guard of Iran as terrorists. This is the move that Prime Minister Netanyahu has welcomed on Twitter. What does it mean for Israel and for greater American interests in the region? Well, first of all, I don't think it means anything in influencing the elections. I think it is more a symbolic act and will not probably have any real effect on the ground. So I think this is a highly symbolic act, as so many other decisions by the U.S. government. Think, for example, the changing the location of the U.S. embassy in Israel to Jerusalem. These things don't really change much on the ground, but they are symbolic acts, and they certainly, at the moment, probably will not help to bring the Middle East closer together. Could this hurt American interests, because there is a concern that American troops particularly could be targeted? Well, of course that is the case. However, I would say that was the case before as well.
and we'll have to see and wait, but I don't think that this is much more than a symbolic act at the moment. We'll see how what will follow up this kind of symbolic act. That's the important. ऑलराइट, सो जहाँ तक ईरान के पासदारान इनकलाब को एक दहशतगर्द तंजीम करार देने का ताल्लुक है अमेरिका की जानिब से, तो डॉक्टर बैनर के ख्याल में इसका इसराइल के इंतखाबात पे बराह रास्त कोई असर नहीं पड़ेगा, और दूसरा उनका ये भी कहना है कि ये फैसला बड़ी हद तक अलामती है, देखना ये होगा कि इसके बाद किस किस्म के फैसले सामने आते हैं. डॉक्टर बैनर, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. हमारी खुसूसी सीरीज स्टेट ऑफ हेल्थ आप देख सकेंगे व्यू 360 में अगले हफ्ते यानी पीर 15 अप्रैल से. पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात की तफसीलात आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, और इसके अलावा आप आ सकते हैं facebook.com/voa urdu के पेज पर, जहां आपको खबरों के अलावा फेसबुक लाइव न्यूज़ बुलेटिन, इंटरव्यूज़ और दिलचस्प वीडियो ब्लॉग्स भी मिलेंगे. अमूमन इंतहा पसंदी को तालीम की कमी और गुर्बत से जोड़ा जाता है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है. दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पढ़े लिखे अफराद भी सख्त गिर सोच की हिमायत करते नजर आते हैं. इसकी एक मिसाल तो यूरोप और अमेरिका में दाइश का साथ देने वालों की है. फिर मगरबी ममालिक में नस्ल परस्त और तारिकीन वतन मुखालिफ सोच भी पिछले चंद सालों में खास तौर पर परवान चढ़ी है. पाकिस्तान में हम देखते हैं कि तालीमी इदारों के अंदर जहाँ फोकस कुछ नया सीखने और समझने पर होता है या होना चाहिए, तालिब इल्म इंतहा पसंदी की जानिब माइल हो जाते हैं. इसकी वजह क्या है, यही जानने की कोशिश की है लाहौर से आज समन खान ने. एक्सट्रीमिस्ट जो है सिर्फ वो नहीं है जिसने बंदूक उठा रखी है, एक्सट्रीमिस्ट वो भी है जो किसी की बात सुनने के लिए आमादा नहीं है. अप्रैल 2017 में मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में तौहीन रसालत के नाम पर तालिब इल्म मिशाल खान का कत्ल हो, या मार्च 2019 में बहावलपुर के कॉलेज में तौहीन मजहब के नाम पर शागिर्द के हाथों उस्ताद खालिद हमीद का कत्ल, आला तालीमी इदारों से वाबस्ता नौजवानों में ऐसी सोच का परवान चढ़ना एक दिन की कहानी नहीं है. मुस्लिम वर्ल्ड में गुज़श्ता 700-800 साल में क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हुई है, तकलीद बढ़ी है और तनकीद कम हुई है. क्रिटिकल थिंकिंग जब कम होती है तो फिर क्या होता है कि इंसान का जहन महदूद होता चला जाता है. वो ये समझता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ यही अल्टीमेट रियलिटी है. मजहबी स्कॉलर्स कहते हैं कि दीन के मामले में जब महदूद ज़हनियत से काम लिया जाए तो मुआशरे की इस्लाह की बजाय मजीद बिगाड़ पैदा होता है. कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा. हर शख्स उतना ही जिम्मेदार है जितनी उसको इस्तिताअत दी गई. अगर हमने 4 लाइनें इस्लाम की पढ़ ली हैं तो हम ये समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ भी और हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना वो भी हमारी जिम्मेदारी. हालांकि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं. आज का नौजवान सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ा है. कहने को तो मुख्तलिफ नुक्ता नजर इससे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हैं, मगर यही टेक्नोलॉजी इसे एक बंद गली में भी ले जा सकती है. सोशल मीडिया के जो एल्गोरिथम्स डिज़ाइंड हैं वो एक्चुअली आपको आप ही जैसे ओपिनियंस बार बार दिखाते हैं और आपको आप ही जैसे लोगों से और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कराते हैं, उन्हीं को पसंद कराते हैं, उन्हीं के साथ आपकी बातें शेयर कराते हैं. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके ख्यालात बड़े एक्सट्रीम हो जाते हैं. माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि नौजवान नस्ल को सही और गलत की तमीज सिखाना किसी एक शख्स या इदारे का ही फर्ज नहीं है. वालिदैन भी बच्चों में वो चीज़ें बिल्कुल भी इंकरेज नहीं कर रहे हैं. उसके अलावा ये कि स्कूल्स वगैरह में भी अब एक यूनिवर्सिटीज़ में भी कल्चर आ चुका है कि अगर आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को किसी किस्म का गलत काम करते हुए देखते हैं तो एक डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मैं नहीं कहता, कोई और कह दे इसको आके. अपनी बात जरूर कहें लेकिन दूसरों की भी सुने, इख्तिलाफ राय भी रखें लेकिन अपना नजरिया किसी पर मुसल्लत करने की ख्वाहिश न रखें. माहिरीन के मुताबिक यही वो बुनियादी रवैया है जो जामियात में अपनाने की जरूरत है. समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर. ये तो थी कुछ ऐसे अफराद की राय जो नौजवानों की तालीम और तरबियत करते हैं. कैंपसेस पे नौजवान क्या सोच रहे हैं, तलबा तंजीमों का क्या किरदार है, इस पे भी हम जल्द व्यू 360 में आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आएंगे. अमेरिका को एक सनती मुल्क के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यहाँ ज़राअत भी एक बहुत अहम शोबा है. 2017 के दौरान अमेरिका की मजमूई कौमी पैदावार में ज़राअत का हिस्सा 1000 अरब डॉलर के करीब था. इसके बावजूद आज के अमेरिकी नौजवान इस शोबे में कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहे. यही वजह जानने के लिए चलते हैं सहर माजिद के साथ दारुल हुकूमत वाशिंगटन के करीब एक फार्म पर हमारे आज के एजुकेशन सेगमेंट में.